भारत का जो आज संविधान है वो बदला जाए और कभी नहीं बदला जाएगा। अगर बदला जाएगा तो हम लोगों के लाश पर गुजर करके बदला जाएगा। आज आप नोट कर लीजिए। निष्ठा है जी बिल्कुल निष्ठा है, निष्ठा के साथ बोल रहे हैं। अपने आप को शहीद कर देगा इस संविधान को बचाने के लिए। लेकिन स्टेज से बोले कि अगर 2024 में बीजेपी जीती तो शायद सवाल नहीं पैदा था। हम लोग जिंदा हैं, उसको जीतने नहीं देंगे, हर हाल में जीतने नहीं देंगे। तो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। रामलीला मैदान में अभी जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये लोग देश के हर एक कोने से आए हैं और मेरे पीछे जो लोग हैं वो बिहार से हैं। और आज यहाँ पर उदित रुआज के द्वारा संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। जो बयान विवेक दुबरोई ने कुछ महीनों पहले दिया था कि संविधान को बदलने की जरूरत है या भारत की जनता को खुद को नया संविधान देने की जरूरत है, उस बयान के विरोध में लोग आज यहाँ हैं और साफ साफ ये आह्वान करने आए हैं कि अगर इस तरीके की चीजें आगे चलती रही तो इससे भी बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता है और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा सकता है। बिहार के लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं और चुनाव नजदीक है तो क्या चुनाव के जो जिस तरीके से आगे से स्पीचेस आ रही है कि अगर चुनाव में बीजेपी जीतती है तो आगे भी संविधान को लेकर ऐसे बयान आते रहेंगे, इन पर इन सबका क्या कहना है? उनका जो सलाहकार बोला है कि हम संविधान बदलनी चाहिए, इसी के जवाब में ये रैली हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इतने महीने बाद, कुछ महीने हो गए उस बयान को तो वो हमारी तैयारी चल रही थी, विलम्ब देर ही सही लेकिन हम दुरुस्त आए हैं। हम अपनी ताकत दिखानी चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये उनका मत है, उन्होंने बोला कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को ऐसा लगता है। देखिए वो पर्सनल में उनका मत होगा, लेकिन जब मास में मीडिया पहुंचाती है बात को तो वो पर्सनल नहीं रहता है, वो निजी हो जाता है। और वो अगर वो इस तरह की मानसिकता उनके अंदर है तभी उन्होंने इस बात को रखा है और आज उनके फॉलोवर उनको फॉलो कर रहे हैं और उस नीति के तरह वो कार्य कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और उसी के जवाब को देने के लिए हम इतनी बड़ी संख्या में तादाद में बिहार से लोगों को लेकर के आए हैं। देखिए आप बिहार से आ तो गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि क्या आप 2046 तक अपने आप को इसी संविधान में देखते हैं? मतलब यही संविधान चाहते 2046 तक भी? 2046 नहीं, बरसों वर्ष, हजारों वर्ष तक हमको यही समानता का अधिकार जो दे, नारी सशक्ति को जो मजबूत करे, जो शिक्षा समानता की बराबर की लड़ाई लड़े, यही संविधान, यह संविधान हमको जन्मों जन्म तक चाहिए। वो बोले कि बदलाव अच्छे हो सकते हैं। बदलाव तो वो अपने आप को बदले, उनके अंदर जो उनके मैले भरे हुए हैं उसको सफाई करे, खुद ब खुद ये सफाई हो जाएगा। ये संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान को हूबहू लागू करने की जरूरत है। बदलने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं, एकदम नहीं। लेकिन जो उन्होंने बोला कि मतलब बदलाव आएंगे तो अच्छी रहेंगी चीजें, शायद भारत की जनता। ठीक है, बदलाव अच्छी बात हो तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आज बिहार में ये जाति जनगणना हुआ है, हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो। आज 85% लोग हैं बहुजन के और उसको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। बिहार से आए हैं। आप भी बिहार से हैं? जी बिल्कुल। तो पीएम मोदी ने जो बयान दिया कि जाति जनगणना करके जात पात बढ़ा रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लेटरल एंट्री के तरह के थ्रू जो है भारत सरकार में बिना आईएएस पास जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए हैं, ये एक ही जाति का, क्या ये जाति पात का भेद नहीं है? ये क्या दर्शाता है? बताइए, आप बताइए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तो एक है जो बोल के जाति पात कर रहा है और एक बिना किए हुए कह रहा है। ये धर्म का नाम लेता है लेकिन धर्म से जाता है, जाति पात को बढ़ावा दिए हुए है। धर्म का नाम कौन लेता है? मोदी जी लेते हैं। मोदी जी ने कब लिया धर्म? हमेशा लेते हैं। कब नहीं लिए? आप बता दीजिए कि कब नहीं लिए हैं। धर्म के आड़ में जाति पात का बढ़ावा दिए, उसका जीता जाता उदाहरण है लेटरल एंट्री के थ्रू जो है 80 से अधिक ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए जो अनपढ़ ही माना जाएगा, जो आईएएस पास ही नहीं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में फिर निर्णय लिया गया है कि 25% सीटें जो है लेटरल एंट्री की तरफ के थ्रू भरे जाएंगे। ये जात पात नहीं है और क्या है? किसको जात पात कहते हैं? आप बोल रहे हैं, बता दीजिए कि जात पात किसको कहते हैं? सिर्फ एक जाति को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया बिना पास आईएएस का, वो जाति पात नहीं तो और किसको कहते हैं? चलिए, बहुत आक्रोश है आप में, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है
कौन से जो ओबीसी क्या सवाल है? तो सुनिए। ये जात पात नहीं है तो और क्या है? पीएम मोदी भी तो ओबीसी से आते हैं। ये तो बनावटी ओबीसी है। वो जब सीएम बने थे ना तब वो जो ओबीसी में आए और 2019 में पीएम बनने के बाद वो जो अति पिछड़ा वर्ग में आए हैं। लेकिन जो जन्म से पिछड़ा है, जो जन्म से अति पिछड़ा है, जो जन्म से अनुसूचित जाति है, जो जन्म से आदिवासी हैं, उनके साथ वो हमेशा भेदभाव किए गए हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे देश की प्रधानमंत्री आदिवासी विधवा महिला है। राष्ट्रपति। हाँ जी, और जो है पुराने संसद से नए संसद भवन में लाया गया, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। संसद भवन के उद्घाटन में उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। राम मंदिर के शिलान्यास में हमारे पूर्व महामहिम को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। नए संसद भवन के शिलान्यास में हमारे तत्कालीन महामहिम को निमंत्रण नहीं दिया गया। ये जात पात का भेद नहीं तो और क्या है? जब तक ये पृथ्वी है, भारत के संविधान जो अंबेडकर का संविधान है कभी नहीं बदलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा में कि अगर संविधान लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा, लेकिन यही संविधान गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा तो ये संविधान गलत साबित होगा। आज जो है भारत का संविधान गलत लोगों के हाथ में है, इसलिए गलत लोगों को जो है भारत का संविधान गलत नजर आ रहा है। विवेक देबरॉय जी बोल रहे हैं कि 2046 तक इसी संविधान में कैसे जिएंगे? 2046 के जब तक ये भारत है तब तक ये भारत का संविधान रहना चाहिए, तब आप हमारे साथ बराबर रहिएगा, वरना वही भेदभाव होगा जो बदलने की मांग कर रहे हैं। नहीं, कौन मांग कर रहा है? विवेक देबरॉय जी ने लिखा ना आर्टिकल। बिल्कुल, वो आरएसएस के आदमी हैं, उनको सिखाया गया है। ये जो है देश में एक जो है परवाह लाने के लिए चर्चा का विषय बनाने का प्रयास कर रहा है कि लोगों का ऐसा मांग है, लेकिन लोगों का ऐसा मांग नहीं। इस देश के गरीब गुरबे जिस खानदान के लोगों ने संविधान बनाया है उसके बच्चे कभी नहीं चाहते हैं कि भारत का जो आज संविधान है वो बदला जाए, और कभी नहीं बदला जाएगा। अगर बदला जाएगा तो हम लोगों के लाश पर गुजर करके बदला जाएगा। आज आप नोट कर लीजिए। निष्ठा है जी बिल्कुल निष्ठा है, निष्ठा के साथ बोल रहे हैं। लेटरल एंट्री की तरफ से सिर्फ एक जाति के लोगों को बहाली हो रहा है, ये लोग देख रहे हैं। आरक्षण, संविधान में आरक्षण रहते हुए सारी नौकरियों को बेच दिया गया, सारे डिपार्टमेंट को बेच दिया गया। इससे स्पष्ट है कि वो जातिवादी है, गरीब लोगों को आगे आने नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए सारे डिपार्टमेंट बेच दिया। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ आरक्षण नहीं है वही सबसे ज्यादा भेदभाव है, वही सबसे ज्यादा करप्शन है, वही सबसे ज्यादा काम पेंडिंग है, जैसे न्यायालय। लेकिन बोल रहे कि अब कब तक आरक्षण लेंगे दलित लोग? करने से होगा, हम लोग बदलने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे प्रदीप कुमार पासवान जैसे सारे दलित, सारे ओबीसी, सारे अति पिछड़ा वर्ग अपने आप को शहीद कर देगा इस संविधान को बचाने के लिए। लेकिन स्टेट से बोले कि अगर 2024 में बीजेपी जीती तो शायद सवाल नहीं पैदा था। हम लोग जिंदा हैं, उसको जीतने नहीं देंगे, हर हाल में जीतने नहीं देंगे, उसको हर हाल में हराना है। 2 बार तो जीत चुकी है, तीसरी बार नहीं जीतेगी ना। कहने को तो कांग्रेस 40 बार लगातार जीती, इसका मतलब क्या वो हारी नहीं? हारी ना, तो हार सकते हैं 2024। बिल्कुल हारेगी। पीएम मोदी ने लाल किले से बोला है कि वही आएंगे। पूरा भारत उसके कब्जे में नहीं है। भारत के लोग परिपक्व हो गए हैं, अपना महत्व का महत्व समझ रहे हैं। बाबा साहब ने एक व्यक्ति एक वोट एक महत्व का जो अधिकार दिया है उसका हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और अपने लोगों से इस्तेमाल करवाएंगे। तो अभी आज का जो आप लोग ये रैली में आए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आ गए हैं, क्या ये दर्शाने की कोशिश है कि अगर ऐसा बयान दोबारा आता है तो क्या चीजें हो सकती है देश में? वो देश के कुर्सी से नीचे उतरेंगे, ये संकेत हम लोगों ने आज दे दिया है कि आरएसएस का एजेंडा जो हिडन एजेंडा है वो कभी लागू क्या है हिडन एजेंडा? मनुवाद को लागू करना, अच्छा। स्वतंत्रता को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, धर्म के रास्ते इस देश के महिलाओं को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनना, उनका यही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। आप बता सकते हैं कि लेटरल एंट्री की तरह के रास्ते से जो 80 लोगों को भर्ती किया गया, किसी महिला को लिया गया क्या? लेकिन देखिए आप गरीबों की बात कर रहे हैं, उन्होंने अनाज को बोल दिया कि 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा और 5 साल अनाज देंगे। हम मोदी जी को 20 किलो अनाज देंगे, वो गद्दी छोड़े। हमको पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हम रिक्शा चला के 5 किलो अनाज खरीद लेंगे।
मट्टी ढो के खरीद लेंगे। हमको शिक्षा मुफ्त में चाहिए, जो बाबा साहब दे करके गए कि हर व्यक्ति को, हर इस देश के नागरिक को शिक्षा जरूरी है और गरीब लोगों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाना चाहिए। आज जो शिक्षा का निजीकरण कर दिया है, 3 भाग 4 भागों में बांट दिया है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका बच्चा जो सिचुएशन में इस शिक्षा प्राप्त कर सकता है। 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद कर दिए गए हैं, उसका क्या कारण है? कि गरीब लोग का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए सरकारी स्कूल को बंद कर दो। अभी हरियाणा की सरकार में देख रहे हैं ना कि जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे पैसा लेती है। उसकी वजह क्या है? लोगों को ऐसा आदत डाल दो, सरकारी स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे, बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे। सरकार के कहने के लिए होगा कि मेरे पास तो छात्र नहीं है, हम कैसे स्कूल को रखें, कैसे टीचरों को तनख्वाह दें, वो बंद कर देगा। जैसे जियो में पहले मुफ्त में दिया, आज 750 में इजी रिचार्ज हो रहा है, उसी तरह से वही हरियाणा की गवर्नमेंट, जो व्यक्ति पैसा वाला होगा वही शिक्षा हासिल करेगा, वरना नहीं करेगा। और यही जो है नीति आरएसएस की नीति और पूरे देश में लागू करेगा। इसलिए हम लोग रोकने के लिए आए हैं कि हर हाल में, हर कीमत पर जो है आरएसएस का हिडन एजेंडा, जो सामने कुछ और रहता है, करने के लिए कुछ और होता है, वो होने नहीं देंगे। तो मतलब आज की इस रैली से आप ये दिखा रहे हैं कि जो बयान आया है, कितने महीने हो जाए आप लोग जारी? बिल्कुल नहीं, जब तक जिंदा है उनके आर्थिक सलाहकार का दिया हुआ बयान हम लोग नहीं भूल सकते, इसलिए कि वो मामूली पद पर नहीं है, भारत के आर्थिक सलाहकार का अध्यक्ष है, इसलिए वो मामूली आदमी नहीं है। वो बोला है जो मोहन भागवत ने आदेश दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वही बोलता है जो मोहन भागवत आदेश देता है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल कार्यक्रम में कान में लगा हुआ था, जैसे ढकना हटा उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि हमको क्या बोलना है। इसलिए पता चल गया कि उनको जो लिखित जाता है आरएसएस की तरफ से, जो आरएसएस जिसे हम लोग गांव में जब ड्रामा होता है ना तो फ्रंट होता है, पर्दे से के पीछे से डायरेक्टर बोलता है, आगे कलाकार बोलता है, ठीक उसी तरह से आरएसएस से जो डायरेक्टर है और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी फ्रंट के ऊपर चलते हैं, वो कलाकार हैं, वो स्टेज पर नाचते हैं। डायरेक्टर किसको बता रहे हैं जी? डायरेक्टर किसको बता रहे हैं ड्रामा का? मोहन भागवत जी डायरेक्टर हैं। अच्छा। और फिल्म का हीरो स्टेज पर नाचने वाला नरेंद्र मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, उस सब पता चलता है कि भाइयों बहनों आपने बोल रहे हैं, पीछे से जो मोहन भागवत बोल रहा है। तो मोदी जी को आप क्या बता रहे कि एक्टर है? एक्टर, नकली एक्टर, असली एक्टर भी नहीं है, नकली एक्टर वही बोलेगा जो आरएसएस बोलेगा, ऐसे एक शब्द ज्यादा नहीं बोलता है। कि ये जो ब्रजभूषण के माध्यम से, चिन्मयानंद स्वामी के माध्यम से, कुलदीप सिंह सेंगर के माध्यम से इन लोगों को बचा करके, और यहाँ तक कि राम रहीम को बार बार चुनाव के समय में धर्म सम्मेलन के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि इनका हिडन एजेंडा जो है आरएसएस का जो है मनुवाद को लागू करना, और जहाँ जहाँ ये पूर्ण बहुमत में वहाँ वहाँ ला करके दिखा रहे हैं। तो अभी 2024 जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर सर पर पेशाब एक पंडित किया, उसका पैर भी तो धोए हैं शिवराज जी तो ने। दिखावे के लिए है ना। अरे पैर धोने से क्या होता है? पैर तो मोदी जी जो है बनारस में भी धोए थे। क्या दलितों के हक में कोई काम किया? क्या पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति को कहीं बुलाया है क्या? किसी कार्यक्रम में, संसद भवन के उद्घाटन में, राम मंदिर के शिलान्यास में, और ये जो राम मंदिर का भी 24 जनवरी को या 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, क्या महामहिम को निमंत्रण गया है? क्या आप बता सकती हैं? इतनी बड़ी चीज तो कर दिया है कि राम मंदिर बना दिया। देश का संविधान किया है, भारत सरकार का न्यायाधीश किया है, ये मोदी का कोई देन नहीं है। ये जो है रंजन गोगोई आए जो है राज्यसभा के सीट के लिए संविधान को ताके पर रख करके लोगों के आस्था के नाम पर जो है निर्णय दिया है। ये निष्पक्ष निर्णय नहीं है, भारत का संविधान का निर्णय नहीं है। उसने जो है राज्यसभा का सीट पाने के लिए संविधान का जो है ताके पर रख करके आस्था के नाम पर जो है निर्णय दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो न्यायपालिका ने बनाया है, मोदी ने कुछ नहीं किया। लेकिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि से क्या होता है? होल्डिंग तो हम भी लगा सकते हैं। हम भी कह सकते हैं कि कमिंग पे पीएम हम, उससे क्या मतलब है? होल्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में बैठ चुका है कि इसके कत्ल में। मोदी भी तो बोलते हैं कि लोगों के दिलों में जहन में बैठ, झूठ बोल रहा है ना। लोगों को झूठ दिलों में रहता था, इस रैली करने की क्या जरूरत थी?
अगर उनके दिलों में, हमारे दिलों में रहते तो रैली करने की हमको क्या जरूरत थी, ये आप बता दीजिए। दिल में नहीं है, पीएम मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं आप। उनके व्यवस्था को नहीं पसंद करें, उनकी सोच को पसंद नहीं करें, उनके क्रियाकलाप को पसंद नहीं कर रहे हैं। और जिसके क्रियाकलाप को नहीं पसंद करें, उनके सूरत से हमको क्या लेना देना है, उनके क्रियाकलाप से लेना देना है। ये सांकेतिक रैली है आज, सांकेतिक रैली नहीं, सीधा सीधा खुला चुनौती है पीएम मोदी 2024 में नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी पे खत्म करेंगे। जितने लोग मेरे पीछे हैं साफ साफ बोल रहे हैं कि 2024 में पीएम मोदी हटाने वाले हैं और यही संकेत देने के लिए आज रामलीला मैदान में रैली रखी गई है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।